मेरी नजरें उसके सीने पर लालची तरह टिकी हुई थीं। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसने मेरी कमर को चुभोया। अरे, अरे, अरे। वाइफी बस ये सोचकर चिंता हो रही थी कि बाद में दूध की क्वालिटी पर असर पड़ेगा। तुम्हारा सीना प्रेगनेंसी के 3 महीने बाद बड़ा होने लगेगा। हम पीएच तेरी जुबान बड़ी गंदी है, उसने कहा, उसका चेहरा और भी ज्यादा लाल होते हुए। हालांकि मेरा प्रेगनेंसी का ज्ञान सही था, मेरे से ये सुनना अजीब लग रहा था। तुम्हें ये सब कैसे पता है, उसने पूछा, थोड़ा जिज्ञासु। अभी भी मेरी कमर चुटकी ले रही थी, लेकिन वो खुश थी। मैं मुस्कुराया और बोला, वाइफी मैंने तेरे और बच्चों के लिए सारा होमवर्क कर लिया है। अब मेरी सारी मेहनत का इनाम तो मिलेगा ही। लिन मन्या की आंखें चमक उठीं। उसने फुसफुसाया, झुको, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या है, मैंने झुकते हुए पूछा। वो अपनी उंगलियों के पंजों पर खड़ी हुई और मेरे गाल पर चूंपा। मैं पलटवार करने वाला था, लेकिन वो तेजी से पीछे हट गई और दुकान की तरफ भाग गई। मैं मुस्कुराया, उस पल को अभी भी महसूस करते हुए। हम पहले से ही अपने प्यारे जीवन की कल्पना कर रहे थे, जब बच्चे जन्म लेंगे। लिन मंग याओ ने कुछ प्रेगनेंसी कपड़े चुने और उन्हें पहनने के लिए ड्रेसिंग रूम में चली गई। मैंने सामने एक ज्वेलरी की दुकान देखी तो मैं जल्दी से वहां भागा। एक खूबसूरत सेल्स वुमन ने मेरा स्वागत किया। उसने स्वागत है बोलने से पहले ही मैंने पूछ लिया, क्या आपके पास कोई डायमंड रिंग्स हैं जो आप सुझा सकें? वह हैरान हो गई और जब उसने देखा कि मैं कॉलेज का छात्र हूं तो उसने मुझे कुछ कम दाम वाली रिंग्स दिखाई। मैंने मना कर दिया, कुछ बेहतर क्वालिटी वाली चाहिए कृपया। बजट करीब 5 लाख युआन था। सिस्टम की मदद से मैं फिर भी महंगा वाला चुन ही लिया। आखिरकार ये तो मेरी पत्नी के लिए था और मुझे पता था कि सिस्टम मुझे इसके बदले और भी ज्यादा इनाम देगा। सेल्सवुमन हैरान रह गई। उसकी महीने की सैलरी बस कुछ हजार युआन थी। उसने जल्दी से मेरे लिए बिल्कुल 5 लाख युआन का एक बढ़िया अंगूठी ढूंढ निकाला। पेमेंट करने के बाद मैं जल्दी से मैटरनिटी स्टोर वापस आ गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं कैसी लग रही हूँ जांच? लीन मानो ने ड्रेसिंग रूम से निकलते हुए घूमते हुए कहा। मैं सोच रहा था। मैंने खुद से कहा, ये तो फ्री है, एक संतुष्ट चेहरे के साथ। तुम बहुत अच्छी लग रही हो वाइफी। तुम सब चीजों में अच्छी लगती हो, उसने मुंह बनाते हुए कहा। ये कुछ खास मदद नहीं करता, लेकिन भीतर से वो बहुत खुश थी। उसने शीशे में खुद को देखकर आउटफिट खरीदने का फैसला किया। कपड़े खरीदने के बाद हम दोनों गोल्डन बे मिशन की तरफ चल पड़े। तब वक्त करीब 10 बजे रात हो चुका था और लिन मंगाओ बिल्कुल थकी हुई थी। उसने जम्हाई लेते हुए कहा, मैं नहाने जा रही हूँ और फिर सो जाऊंगी। शुभ रात्रि। मुझे थोड़ी निराश होकर वह झुका और बोला, कोई गुड नाइट किस नहीं वाइफी? नहीं, अब और नहीं। आज ही तो चुम्मा हो गया। लिन माओ का चेहरा लाल हो गया। वह जल्दी से मुड़ी और अपने कमरे में चली गई। फिर कल मिल जाएगा। देखते हैं कल। लिन माओ ने धीरे से अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, सिस्टम ने आवाज दी, डिंग डोंग। बधाई हो होस्ट, आपने सफलतापूर्वक लिन मंगाओ के साथ मातृत्व कपड़े खरीद लिए हैं। आपको गोल्डन बे प्लाजा में एक लग्जरी दुकान से इनाम मिला है। अब तक मैं इसके आदी हो चुका था और गाली नहीं दी, लेकिन फिर भी मैं उत्साहित था। गोल्डन बे प्लाजा में एक लग्जरी शॉप की कीमत कम से कम 80 लाख युआन थी। अगले 2 दिन हम स्कूल नहीं गए, बस साथ में मीठी बेफिक्र जिंदगी जीते रहे। लीन मान्या आराम से कुर्सी पर लेटी नदी की चमकती धारा देख रही थी, जबकि मैं उसे खाना खिलाता था। उस रात बाहर तेज तूफान आया, गड़गा रहे थे और आकाश में बिजली चमक रही थी। लीन मान्योवो, जो गहरी नींद में थी, एक तेज गरज की आवाज से डरकर जाग गई। वह सिकोड़ गई और गेंद की तरह सिकुड़ गई, डर के मारे कांप रही थी। बचपन से ही उसे गड़गड़ाहट का डर था और अब गर्भवती होने के कारण उसका डर और भी बढ़ गया था। इसी बीच मैं सोने वाला था कि मेरा फोन बजा। इस बीच कौन मुझे मैसेज कर रहा होगा? मैंने हिचकिचाते हुए फोन देखा। वो लिन मान्याओं का कांटेक्ट था जिसे मैंने वाइब्रेट पर रखा था। जांग, क्या तुम यहाँ आ सकती हो? उसने मैसेज किया था। वो अभी भी कंबल के नीचे छुपी हुई थी। पहले वो सह लेती, पर अब जबकि पति के बारे में उसे पता था कि वह मुझ पर भरोसा कर सकती है। मैसेज देखकर मैं अचानक पूरी तरह जाग गया और उत्साहित हो गया। मैं उसकी रूम की तरफ भागा, धीरे से ढक्की दी, फिर दरवाजा खोला। जानू, मैं आ रहा हूँ। मेरी आवाज सुनते ही लिन मांगाओ जल्दी से बिस्तर से कूदकर मेरी बाहों में आ गई और गले लग गई। मैंने उसके बालों को धीरे से सहलाया। माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम बिजली के डरती हो। उसे मेरी बाहों में कांपते देखकर मेरा दिल टूट गया और मैं नहीं जानता था क्या करना चाहिए। चलो सो जाते हैं, साथ में उसने कहा। उसका चेहरा हल्का लाल हो गया। तुम मजाक कर रहे हो, मैंने बिना कुछ बोले सोचा। मैं उसे वापस बिस्तर पर लेकर गया और उसके पास लेट गया, उसे कसकर पकड़कर सुरक्षित महसूस कराने की कोशिश की। लेकिन उसका शरीर गर्म होने लगा और मुझे एहसास हुआ कि वह शर्मा रही है।
ये पहली बार नहीं है जब मैं तुम्हें सोते हुए गले लगा रहा हूं। इतने शर्मिंदा क्यों हो, मैंने चिढ़ाते हुए कहा। लिन माओ तो और भी शर्मिंदा हो गई। उसने अपना चेहरा कंबल में छुपा लिया। यही वो वक्त था जब मैं गर्भवती थी, बेवकूफ। और तुम अभी भी चिढ़ा रहे हो। मैं वो गुस्सा होने लगी और फिर से मेरी कमर दबाने की कोशिश करने लगी, लेकिन मेरे एब्स इतने मजबूत थे कि उसी दौरान उसका हाथ चोटिल हो गया। उसकी आंसू भरी आंखें देखकर मैंने जल्दी से माफी मांगी। ठीक है वाइफी, मेरी गलती थी। अब मैं तंग नहीं करूंगा। बस तुम्हें शांत करना चाहता था। आज तुमने काफी रोया है और ये बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। मैंने उसे धीरे से पकड़ा। वो रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन मेरी ताकत के सामने उसकी कोई चाल नहीं चली। वो खुद से धीरे धीरे बोली, स्टिंकी जांगचा, बैड जांगचे, और बार बार यही कहती रही जब तक कि आखिरकार वो सो गई। सोई हुई। लेकिन मुझे उस किस्मत का साथ नहीं मिला। मैंने अपनी बाहों में लड़की को देखा। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी। जैसे ही मुझे कोई शारीरिक प्रतिक्रिया महसूस हुई, मैंने जल्दी से नजरें हटा लीं, लेकिन वो वहीं थी, गहरी नींद में डूबी हुई। उसका मुंह थोड़ा खुला था और एक हल्की मीठी खुशबू आ रही थी। उसकी एक लंबी टांग मुझ पर टिकी हुई थी। उसने पूरी रात मुझे तंग किया और मैं सुबह तक ही सो पाया। अगली सुबह एक फोन की घंटी की आवाज ने लिन मानो को जगाया। आधे नींद में उसने फोन उठाया। हेलो, उसने धीरे धीरे नींद में बोली। दूसरी तरफ मेरी माँ हैरान थी और ठहर सी गई थी। क्या हो रहा है? मैंने अपने बेटे को बुलाया, लेकिन एक औरत ने फोन उठाया। तुम कौन हो? मेरा बेटा कहाँ है, जांगच? वो बेचैनी से पूछने लगी। जांगच, वो मेरे बगल में सो रहा है, लीनो ने कहा। फिर उसने फोन मेरे सीने पर फेंक दिया और फिर से सो गई। मैं तो लीनोवो के सताने से पूरी तरह थका हुआ था, इसीलिए सुअरों की तरह गहरी नींद में था और कुछ सुन नहीं पा रहा था। मैं जागा तब तक दोपहर का समय था। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, फिर से जिंदा महसूस करते हुए। मैंने निन माओ की तरफ देखा, जो अभी भी मुझे कसकर पकड़े हुए थी। उसके मोहक चेरी लाल होंठ देखकर मन चाहता था जैसे इन्हें काट लूं। मैं मंत्रमुग्ध था। जैसे ही मैं उसके करीब झुककर उसे चूमने वाला था, उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। जब उसने मेरा चेहरा अपने इतना करीब देखा तो तुरंत सचेत हो गई। क्या कर रहे हो? उसने नरम आवाज में पूछा। मैं अपराध बोध से बोला, मैं बस तुम्हारा खूबसूरत चेहरा करीब से देखना चाहता था। उसने मेरी चोरी छिपे नजरों को देखा और फिर नीचे की ओर नजरें गिराईं, अपनी छाती को घूरते हुए। उसका चेहरा पल भर में लाल हो गया। गंदा, चाटने वाला, वह चिल्लाई। वह जल्दी से पीछे हट गई और अपना सिर कंबल के नीचे छिपा लिया। इतनी शर्म आ रही थी कि बाहर नहीं आ पा रही थी। मैं मन ही मन मुस्कुराया। मेरी पत्नी मुझे डांटते समय कितनी कोमल होती है। मैं उसे अभी अपना बनाना चाहता हूं, मैंने सोचा। तभी फोन फिर से बज उठा। मेरी माँ फिर से फोन कर रही थी। मैंने बिना सोचे समझे फोन उठा लिया। हे माँ, क्या बात है? इतनी सुबह क्यों फोन कर रही हो? तुम छोटे बदमाश कहाँ हो? उसने पूछा। मैंने अपनी आंखों में देख रही लड़की की तरफ देखा। हाथ जोड़ के झूठ बोला। मैं अपने हॉस्टल में हूँ। तुम्हारे हॉस्टल में? तो फिर मेरी कॉल पे एक लड़की ने क्यों रिस्पॉन्ड किया? क्या तुम रात को लड़की के हॉस्टल में चुपके से घुस गए? मेरी माँ गुस्से में बोली। मैं असमंजस में था। जल्दी से अपना फोन देखा तो माँ की कुछ मिस्ड कॉल्स थीं। पहली कॉल रिसीव की गई थी। मैंने फोन को देखा, फिर लिन मैनो की तरफ देखा। अपनी आवाज धीरे कर दी। माँ, बाद में सब समझाऊंगा। और फोन काट दिया। दूसरी ओर मेरी माँ बहुत गुस्से में थी। ये छोटू शरारती। उसने मेरी बात काट दी। मैं बहुत नाराज हूं। वो मेरे पापा की तरफ मुड़ी जो फोन पर खेल रहे थे। पुराना लिन, अगर तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है तो जाओ सब्जियां धो दो। फोन काटने के बाद मैं चुपचाप उंगलियों के पंजों पर कमरे से बाहर निकल गई। कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के बाद मुझे समझ आया कि हालत ठीक नहीं है। मैंने जल्दी से फिर से मम्मी को कॉल किया। मम्मी कुछ कह पाती उससे पहले मैंने कहा, मम्मी, मैं जो बताने वाला हूं उसके लिए पहले से ही मानसिक रूप से तैयार हो जाओ। मम्मी बोल नहीं पाई। वो पहले ही मुझे कल रात फुट मसाज लेते हुए सोच रही थीं। तुम नक चढ़े, बस बता दो न। मैं सब सुन चुकी हूं। कुछ नहीं है मम्मी, बस तुम दादी बनने वाली हो। अच्छा है। ठीक है। रुको, क्या? मेरी माँ इतनी चौंकी कि वो ऑलमोस्ट झट से कूद पड़ी। फिर वो गुस्से में फूटी बाहर आई। जितना सोचती उतना ज्यादा गुस्सा होता गया। वो कैसे कर सकता है, जिस बेटे को उसने पाला पोसा ऐसा काम कर दे? ऐसी लड़की को शादी से पहले गर्भवती कर देना बिल्कुल गलत बात थी। हालांकि वो रिटायर हो चुकी थी और नन्हे मुन्ने पोते चाहती थी, पर इतना जल्दी दादी बनना उसने उम्मीद नहीं किया था। ये कोई संभाल नहीं पाता। उसे मिलना ही पड़ा। अपने लिए एक स्थिति बनाई। फोन रखते ही मेरी माँ ने तुरंत पापा को बता दिया।
पापा के माथे की नसें फटने को थीं क्योंकि उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने अपना 7 वुल्व्स ब्रांड का बेट उठाने का फैसला किया ताकि मुझे सबक सिखा सकें। मेरे माता पिता घर में इधर उधर भागने लगे, अपने बैग पैक करने लगे और मुझे सही से बेट मारने के लिए फ्लाइट पकड़ने की तैयारी करने लगे। इसी बीच मैं लिविंग रूम में इधर उधर पेसिंग कर रहा था, बिल्कुल घबराया हुआ। मैं तो खत्म हो गया। आज दोपहर को मुझे खूब पिटाई होने वाली है। इसी वक्त लीनो ने अपना दरवाजा खोला और बाहर आई। मेरी घबराहट देखकर, राज्य देखकर वो भ्रमित होकर मुझसे बोली, जान क्या कर रहे हो? वाइफी तुम जाग गई हो। उसे देखकर मेरे दिल को बड़ी राहत मिली। तुम्हें भूख लगी है? मैं नाश्ता बनाता हूँ। मैंने उसकी चीख को सहला लिया और मेरी आधी घबराहट कम हो गई। जल्दी ही स्वादिष्ट मशरूम और पोरक का कोंगी तैयार हो गया। उसे खुश देखकर खाना खाते हुए मैं भी खुश हुआ। चावल पहले से पका हुआ था। सबसे बुरा जो हो सकता था वो थी कुछ मारपिटाई। फिर भी मैं 20 सालों में एक अच्छे आदमी रहूंगा। जब वो खा रही थी तो मैंने सोचा कि उसे बता दूं कि क्या हुआ था। वो ठंडी पड़ गई। उसकी आंखें फटी की फटी थीं, मुंह खुला का खुला। वो हैरान और असमंजस में दिख रही थी कि क्या करे। मैंने उसे धीरे से गले लगा लिया। डर मत वाइफी, ऐसा तो होना ही था। मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। वे इतनी खूबसूरत बहू पाकर बहुत खुश होंगे। लिनोवो ने भौहें तनी। मुझे अभी भी थोड़ा डर लग रहा है। अगर तुम्हारे माता पिता सोचें कि मैं आसान हूं तो? मैंने मम्मी की भावनाएं समझाईं और बताया कि मेरे माता पिता आज दोपहर मुझे समझाने आने वाले हैं। लिन मिंगा के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी और वह कम घबराई हुई लग रही थी। तो तुम्हारे माता पिता तुम्हें कैसे पीटते हैं? उसने उत्सुकता से पूछा। मैंने शर्मिंदा होकर बताया, मेरे पिताजी के पास खानदानी बेल्ट है और मेरी माँ के पास खानदानी कपड़े टांगने वाला हैंगर है। वे बारी बारी से मुझे पीटते हैं। पिताजी मुझे पीटते हैं, फिर माँ मुझे दिलासा देती हैं। अगली बार माँ मुझे पीटती हैं और पिताजी मुझे दिलासा देते हैं। वे मिलकर काम करते हैं। लिन मंगाओ हंसी। तुम जरूर बहुत शरारती लड़के रहे होगे और अभी भी मेरे साथ गंदी हरकतें करने की कोशिश कर रहे थे। हनी, मैंने बेशर्मी से कहा। क्या गंदी हरकत करना गंदी हरकत है? अपनी ही बीवी को किस करूं? उसका चेहरा लाल हो गया। मैं? अभी नहीं। हम शादीशुदा नहीं हैं। उसने हाथ उठाकर मजाक में मेरा सीना थपथपाया। फिर हम दोनों ने शादी के बाद की अपनी मीठी जिंदगी के बारे में सपने देखने लगे। मैं उसे चिढ़ाता रहा जब तक कि वो पूरी तरह से लाल न हो गई। वो और सहन नहीं कर पाई और सोने का बहाना बनाकर भागने लगी। मैं थकी हूं। मैं सोने जा रही हूं। तुम तो सच में आलसी हो, मैंने कहा। उसे प्रिंसेस कैरी में उठाया और बेडरूम की ओर चल पड़ा। उसने गुस्से में मेरा हाथ काट लिया। उसकी नाराजगी। ओह, ओह, छोड़ो, माफ करना। उसे कमरे में बैठाकर मैंने अपनी बाह पर लगे प्यारे दांत के निशान देखे और खुशी से मुस्कुराया। जल्दी ही दोपहर हो गई। वो अनिवार्य पल आ गया। मेरे माँ बाप गोल्डन बे मैंशन के सामने पहुंच गए। वो इस बिल्डिंग को देखकर दंग रह गए। उनके मोहल्ले और यहाँ के बीच का फर्क इतना बड़ा था। वह शैतान इतनी महंगी जगह किराए पर ले लिया। ये तो उसे मारने की और भी वजह बन गई, मेरी माँ ने कहा। उन्होंने गुस्से में मुझे फोन किया और नीचे आने को कहा। मैं आ रहा हूं। मैं बेबस होकर बोला, मैं सच में नहीं करना चाहता था लेकिन करना पड़ा। मैंने जल्दी से अपने जूते पहने और उनके स्वागत के लिए दरवाजे की ओर दौड़ा। थोड़ी देर में मैंने दो परिचित शख्सियतें गुस्से भरे चेहरों के साथ देखीं। माँ पापा, आप लोग आ गए। अरे, अरे, कान मत खींचो। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा मेरी माँ ने मेरा कान पकड़ लिया। हमारे आसपास के लोग हमें घूर रहे थे, जिससे मुझे बहुत शर्म महसूस हुई। मैंने बापू से हल्के से मदद मांगती नजर डाली लेकिन उन्होंने नजरें चुरा लीं और अपने फोन पर खेलने लगे। मैं पूरी तरह मायूस हो गया। वार्म अप के बाद मैंने उनका नेतृत्व किया। मैं ऊपर गया और पूरी बात समझाई। मैंने बताया कि क्या हुआ था, लेकिन मेरी मम्मी को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरी बहू कहाँ है? उन्होंने बेचैनी से पूछा। मैं कुछ कह नहीं पाया। माँ तो कमरे में सो रही है, जल्दी उठ जाएगी। मेरी मम्मी ने देखा कि उनकी आने वाली बहू अभी भी सो रही है। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि रसोई में जाओ और थोड़ा चिकन सूप बनाकर लाओ। मेरे पास उनके आदेश मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। थोड़ी ही देर में पूरे कमरे में चिकन सूप की खुशबू फैल गई। लिन मिंगाओ जागी और स्वादिष्ट खुशबू सूंघते हुए लिविंग रूम में आ गई। जेन, क्या तुमने चिकन सूप बनाया है? बिल्कुल बढ़िया महक आ रही है, उसने कहा। जैसे ही उसने ये बात कही उसने देखा मेरा पापा उसे नर्म सी नजर से देख रहे थे। उसका खुश वाला चेहरा अचानक शर्माते हुए झुका और वो तुरंत कमरे में भाग गई। मम्मी ने उसे भागते देखा और पापा को मारा।
देखो तुम्हारा ये मूर्खतापूर्ण मुस्कुराता हुआ चेहरा, तुमने उसे डरा दिया। पापा थोड़ा दुखी हुए पर बहस करने की हिम्मत नहीं की। वो बस उसका गुस्सा बाद में मुझ पर निकला। जब मैंने लिन मानियो की आवाज सुनी तो मैं जो कुछ कर रहा था उसे छोड़कर रसोई से बाहर निकल आया। मुझे लिन माओ नहीं दिखा, सिर्फ मेरे पापा को मम्मी को देखते हुए एक दुखी सा रूप दिखा। मैं तुरंत समझ गया कि क्या हुआ है। मैं लिन मानियो के कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। उसने हल्के बैंगनी रंग की ड्रेस पहनी थी और थोड़ा मेकअप किया था, जिससे वह ताज़ा और आकर्षक लग रही थी। मैं अभी भी नींद में था और भूल गया था कि तुम्हारे मम्मी पापा आ रहे हैं। तुम्हें लगता है उन्हें ये आउटफिट पसंद आएगा? लिन मानियो ने कहा, थोड़ा घबराते हुए पूछा। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। दुनिया में कोई भी ऐसा माता पिता नहीं होगा जो तुम्हारे जैसा परी जैसी लड़की पसंद न करे। अरे तुम तो सबसे बढ़िया बातें कहते हो। लीन मंगा की आंखें चमक उठीं। फिर मैं उसे कमरे से बाहर ले गया। मैं आगे चल रहा था और वो मेरे ठीक पीछे पीछे आ रही थी। हमने अपना परिचय दिया और मेरी मम्मी ने उसे बड़े प्यार से स्वागत किया। मम्मी ने मुझे किनारे कर दिया और लीन माओ के साथ बैठ गईं। दोनों ने बातें करनी शुरू कर दी। देखा कि लीन माओ अभी भी थोड़ा शर्मीली है तो मम्मी ने सोचा कि शायद ये इसलिए है क्योंकि मेरे पापा वहां। उसने उसे एक नजर देखा। पुरानी लिन, क्या तुम्हें अपने प्यारे बेटे से कुछ बात नहीं करनी है? बाहर जाओ और बात करो। हम चले जाने के बाद मेरी माँ ने मेरी गलती के लिए लिन माओ से माफी मांगी। फिर उसने एक खूबसूरत नीले सफायर की चूड़ी निकाली और लिन मानो की कलाई पर पहनाने लगी। लिनो मना करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी माँ अड़ गई। ले लो, ये वो बदमाश तुम्हें देना चाहता था। चिंता मत करो। अगर उसने कभी तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया तो सीधे मुझे बता देना। मैं उसकी जमकर सजा दूंगी। जब लिन मानो ने सजा दूंगी वाली बात सुनी तो उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। वो जल्दी से दरवाजे से बाहर भागी और देखा कि मेरे पिताजी बेल्ट लेकर मुझे मारने को तैयार थे। मैं वहीं खड़ा था, सजा सहने को तैयार। लिन मिंगाओ दौड़ता आया और मुझे कसकर गले लगा लिया। चाचा प्लीज जंगच को मत मारिए। उसकी कोई गलती नहीं थी। ये एक हादसा था। जंगच ने मेरा बहुत ख्याल रखा है और जिम्मेदारी भी उठाई है। मुझे वो बहुत पसंद है। मैं हैरान था कि सामान्यतया शर्मीला लीनो मेरे लिए इतना बहादुर कैसे बन गया। मेरे पिताजी ने एक बार हंसते हुए मुझे देखा। मैं तुरंत समझ गया कि वह क्या सोच रहे थे। मैंने लिन मिंगाओ की तरफ देखते हुए जोर देकर कहा, म्यो, मैं जिम्मेदारी लूंगा, अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताऊंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा। फिर मैं तुम पर यकीन करता हूँ। लिन माओ शर्माते हुए सिर नीचे कर ली। फिर मेरी माँ आई, चीजें ठीक करने लगीं और लिन मिंगाओ को खाना खाने के लिए अंदर लेकर चली गईं। मैं वापस रसोई में गया और कुछ और पकवान तलने लगा। खाने के बाद मैं लिन मैनो को घूमने ले गया। जब हम वापस आए तो वो थक चुकी थी और जल्दी सोने चली गई। वो अपने कमरे में चली गई तो मेरी माँ ने मुझे अंदर बुलाया और मुझे बैंक दिया। कार्ड, ये वो 1 लाख युआन हैं जो तुम्हारे पापा और मैंने जमा किए थे ताकि तुम्हारी शादी में मदद मिले। ले लो, मैंने गर्व से कहा। मम्मी, आपकी जरूरत नहीं है। मेरे पास तो पहले से घर है। ये वही जगह है जो मैंने खरीदी है। मेरी मम्मी पहले तो हैरान रह गईं। फिर उन्होंने मुझे टोक दिया। मैंने एक बहाना बनाया कि ये निवेश के लिए है ताकि मामला संभल जाए। फिर मम्मी ने मुझे कुछ सलाह दी और चूंकि अब रात के 10 बज रहे थे, मैं अपने कमरे में आराम करने चला गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो एक सुंदर आकृति बिस्तर पर पड़ी हुई नजर आई। वो तय था कि लिन माओ ही थी। मैंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। हम पहले भी साथ में सो चुके थे। मैं चुपचाप उसके बगल में बिस्तर पर चढ़ गया। जैसे ही मैं कुछ करने वाला था, लीनो पलटी मारी और अपनी बाहें मेरे चारों ओर लपेट लीं। उसे सोने का दिखावा करते देख मैं हंस पड़ा। वाइफी, तुम सो गई हो क्या? मैंने उसके गाल को हल्के से चुपकी लिया पर उसने कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा कुछ और ट्राई करता हूँ। चूंकि मेरी बीवी पहले ही सो चुकी है तो शायद मैं थोड़ा शरारती हो जाऊं और उसे पता भी ना चले, है ना? मैंने खुद से कहा और धीरे धीरे झुकने लगा। इस बार मैं उसके गाल की तरफ नहीं गया। वो उसके खूबसूरत लुभावने होठों की तरफ बढ़ रहा था। जब लिन मानियो ने मेरी सांसों को अपने ऊपर महसूस किया तो वो खुद को रोक नहीं पाई। उसने अपना हाथ उठाया और मेरी बाजू को चुटकी में पकड़ लिया। हाँ माफा, तुम बड़े बदमाश हो। वो पलट गई, मुझसे देखना भी नहीं चाहती थी। मैं मुस्कुराया और पीछे से उसे गले लगा लिया। वाइफी, तुम आज रात मेरी रूम में क्यों आई? उसका चेहरा लाल हो गया। ये मेरा कमरा है। तुम ही तो गलत कमरे में आ गई हो। उसकी शर्मिंदगी को जानते हुए मैंने प्यार से कहा, चलो ठीक है, मैं गलत कमरे में आ गया।
मैं हमेशा आऊंगा। अब से गलत कमरे में मत जाना। वह और सहन नहीं कर पाई और मुड़कर मेरे सीने को मजेदार अंदाज में मुट्ठियों से थपथपाने लगी। बात करना बंद करो। ठीक है, मैं बंद करता हूं, मैंने कहा और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। वह थकी हुई लग रही थी और जमकर जोर से जर्रा ली। फिर उसने जल्दी से मेरा गाल चूमा। तुम बड़ी मूर्ख हो। शुभ रात्रि। वह पलटकर सो गई। उन्हीं में से एक थी जो मजाक करती और फिर भाग जाती थी। मैं कुछ कर नहीं पाता था। अगर वह गर्भवती नहीं होती तो शायद पहले ही मैंने अपने मन की कर ली होती। मैंने ये विचार अपने दिमाग से दूर कर दिया। मैं तुमसे बाद में मिलकर बात करने के ढेर मौके होंगे, मैंने धीरे से कहा। मैंने उसे गले लगाया और धीरे धीरे नींद आ गई। एयरपोर्ट जाते समय मैं गाड़ी चला रहा था और मेरी माँ लिनोवो के कान में कुछ कह रही थीं। दोनों पूरे रास्ते हंसती और बातें करती रहीं। मैं बेताब था जानने के लिए कि माँ ने क्या कहा। जब हम वापस आए तो मैंने उससे जानकारी निकालने की कोशिश की, लेकिन वह बस मुस्कुराई। मैं नहीं बताने वाली, उसने कहा। मेरा नरम रवैया काम नहीं आया तो मैंने थोड़ा सख्त होने का फैसला किया। मैंने गंभीर चेहरा बनाया। उसने थोड़ी उठाई और मेरी आंखों में देखा जैसे कुछ कहने वाला हो। बोली, कुछ बताया मैं जबरदस्ती करूंगी, मैंने कहा, पर तब तक मिंगाओ को मेरी हर चाल पता है। वो आधी मुस्कान के साथ मुझसे बोली, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। और क्या करने वाली हो, मैंने कहा, अच्छा बहादुर हो तो। फिर राजकुमार की तरह उसे उठा लिया और सोने वाले कमरे की तरफ चल पड़ा। वह थोड़ी डरी हुई बोली, क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो, उसने मना करने के लिए लात मारने की कोशिश की, पर मैंने उसे नहीं छोड़ा। उसे उसके कमरे तक ले गया और उसने उसे हल्के से बिस्तर पर रखा। फिर मैंने कुछ नहीं किया, बस झुककर उसके माथे पर एक प्यार भरी चुंबन दिया। जान, थोड़ा आराम कर लो। उठकर हम मॉल चलते हैं, मैंने धीरे से कहा। वह चुंबन पाकर इतनी शर्मिंदा हो गई कि उसने अपना चेहरा कंबल में दबा लिया। ठीक है, उसने धीरे से कहा। जब वह उठी तो लगभग शाम हो चुकी थी। हम गोल्डन बे प्लाजा गए उसकी माँ के लिए कुछ तोहफे लेने। मैंने सब कुछ खरीद लिया। महंगे हेल्थ प्रोडक्ट्स, मिडल एजड महिलाओं के लिए बैग्स और सोना चांदी के गहने। मैं और भी खरीदता रहा। और भी। लिन मनह्याओ ने आखिरकार मेरा हाथ पकड़ लिया। जुंगची, बस करो, अब काफी है। पर मैंने ऐसा नहीं सोचा। चूंकि यह पहली बार था जब मैं अपनी सास से मिल रही थी, इसलिए मैंने उसे अपनी आर्थिक ताकत दिखानी थी। जब उसने देखा कि मैं नहीं सुन रही तो उसने पफर फिश की तरह अपने गाल फुला लिए। अगर तुम एक और चीज खरीदोगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। मैं बंद कर दूंगी, लेकिन सिर्फ तभी जब तुम मुझे चूमोगे, मैंने बेधड़क कहा। तुम तो कल मुझे चिढ़ाया था और भाग गए थे। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। हम घर वापस आकर करेंगे। बहुत ज्यादा हैं।